फ्लाइंग कॉफिन विडोमेकर उर्फ MiG-21। अब तक 400 MiG एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 पायलट शहीद हुए हैं और 50 से 60 के करीब सिविलियंस भी अपनी जान गंवा चुके हैं। जब चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी बदली होती है, सब कुछ बदली होती है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, देरी होती है। जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज हैं आसपास, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 42 स्क्वाड्रन रेज करने का फैसला लिया गया। अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ दे आर 33। एक पायलट बनने के लिए आपको बहुत सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ता है, हर कोई पायलट नहीं बन सकता है। और हमारा एक ऐसा पायलट MiG-21 की बलि चढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप हर्डल क्या लगता है? लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग के इसकी रिप्लेसमेंट कब होगी, कैसे होगी, कौन सा एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा, पहली बात तो ये है। डिसीजन मेकिंग आई शुड से घोटाले हो जाते हैं, जैसे राफेल का हो, जबकि बाहर से कौन से कंट्री से लेना है। अपनी शक्ति प्रदर्शन का अपना तभी होगा हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो। हमारी जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, अभी चलाई जाते हैं, मेरे पास गाड़ी है 15 साल की, होकर मैं चलाई जा रहा हूँ, तो ये बात नहीं है। बात ये होती है ना, कई दफ़ा ह्यूमन एरर भी हो जाती है, टेक्निकल फ्लॉज भी हो सकता है। फ्लाइंग कॉफिन विडोमेकर उर्फ MiG-21। अब तक 400 MiG एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 पायलट शहीद हुए हैं और 50 से 60 के करीब सिविलियंस भी अपनी जान गंवा चुके हैं। एक ऐसी एयरक्राफ्ट की लाइन जो कि ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई थी, जिसको कहा गया था शायद अब इतना फिट नहीं है इसको फ्लाई करना, तकरीबन लेट 90s में, वो अब फेज आउट होगी 2025 तक। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर कालो। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी या सबसे अहम वजह है ये डिसीजन ना लेने के पीछे? ये देखिए, आफ्टर 62 वॉर ये बड़ी जल्दबाजी से फैसला लिया गया कि MiG-21 जो USSR था, तो उसमें उसे ले लिया गया, तो इसका रोल असाइन किया गया, तो इंटरसेप्टर। बाद में इसको चेंज कर दिया गया मल्टीपल रोल्स। तो जब चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी बदली होती है, सब कुछ बदली होती है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, देरी होती है, उसका नंबर ऑफ थिंग चेंजेस टेक प्लेस। नाउ इट हैज़ डन ए गुड जॉब, ऐसी बात नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पर अभी क्या हुआ है, उसके बाद हमारी पॉलिसी नीति के ऊपर होता है, कौन से कैटेगरी के कितने एयरक्राफ्ट आने हैं। जैसे कि टोटल हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे एज पर दी, जो कि हमारी एक पॉलिसी तय हुई थी बड़ी एक्सपर्ट कमेटियों के साथ, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अप्रूव करके, व्हाट इज द थ्रेट परसेप्शन, क्या है जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज हैं आसपास, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 42 स्क्वाड्रन रेज करने का फैसला लिया गया। अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ दे आर 33। तो वेरियस है उसके अंदर, मगर आप बात कर रहे हैं MiG-21 की, ये 21 उसके बाद 27 भी आ गया, तो इनके 11 स्क्वाड्रन है जो कि सपोज टू बी रिप्लेस्ड। तो हर्डल्स जो आ रही हैं वो मैनी, दे आर गोइंग टू बी डिसीजन मेकिंग। पहले आपको क्या लगती है जो हर्डल है जिसकी वजह से ये रिप्लेसमेंट, जो कि मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर है, इतना ज़रूरी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ट्रेनिंग पायलट्स के लिए दिया जाता है, और जो हमारे यंग पायलट्स हैं, इतने एक पायलट बनने के लिए आपको बहुत सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ता है, हर कोई पायलट नहीं बन सकता है। और हमारा एक ऐसा पायलट MiG-21 की बलि चढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप हर्डल क्या लगता है? हर्डल ये है कि हमारी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग के इसकी रिप्लेसमेंट कब होगी, कैसे होगी, कौन सा एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा, पहली बात तो ये है। डिसीजन मेकिंग आई शुड से। उसके बाद इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, जो खर्चा आना है, वो कहाँ से कैसे पूरा होगा, किसके आएगा। फिर देन यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, द एडवाइस, लेट्स से एयरफोर्स, those the pilots training, it takes a lot of time. Yes. Tremendous amount of time. Then they are going to be test pilots, and then we wanted our own indigenization. बिल्कुल। Indigenization took place. हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अभी हो रहा है, हाल कर रहा है, पर स्लो है। सो डिसीजन मेकिंग, फिर जो कि घोटाले हो जाते हैं,
जैसे राफेल का हो, जबकि बाहर से कौन से कंट्री से लेना है, कौन से कितने लेने हैं, कब टाइम फ्रेम है। आपको लगता है इसके डिसीजन के पीछे कहीं ये भी रीजन रहा है कि 2000 में इसमें न्यू सेंसर्स और वेपन्स लगे थे, तो उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद भी मिग 21 का जो डिसीजन मेकिंग थी डिले हुई है? ये जो मिग 21 है इसके अंदर तो देखिए जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके अंदर कई चेंजेस होती हैं, कई चीज़ें इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा बदली होता है, तो इट टेक्स टेस्टिंग करने में, फिर उसको चेक करने में, ऑन ग्राउंड देखने होने में टाइम लगता है। फिर ये जो ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट है, जब इसका रोल ही जैसे मैंने बताया बदली हो गया, तो इट हैज़ ए इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड आल्सो। फिर बात यह है कि जब के हमने फैसला कर लिया कि इसको रिप्लेस करना है, तो उसको फेज्ड मैनर में इसको रिप्लेस करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ ना। फेज्ड मैनर पे अभी आ गया, जब फैसला कर लिया 2022 में, जहाँ बोले 2025 में, अगर उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए था तो इट शुड हैव बीन डन इन फेज्ड मैनर। अभी हमारे पास 11 स्क्वाड्रन हैं जो कि मिग 21 और 27 के, जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऑब्सोलीट चली जा रहे हैं, मगर इनकी ज़रूरत है कि जो कि डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, तो उसको फिर इसको कैसे करना है, कौन से कंट्री से आने, कहाँ अपने बनाने हैं, कैसे होना है, तो ये इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ ऑल। द मोस्ट प्रेशियस इज़ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ पायलट्स, वेल ट्रेन्ड पायलट्स, और फिर एयरक्राफ्ट का लॉस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल मैटर ए लॉट। तो मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन फैसला लिया गया कि भाई इसके बाद तो उसको करना चाहिए था। तो इसका जो दूसरी बात जो हो जाती है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल हम डिबेट शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे को एक्यूज़ करना शुरू करते हैं। जब पॉलिसी बनती है उस समय समझता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी नुमाइंदे, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कोई, तो देखो सिक्योरिटी रीज़न है, नहीं हो सकता डिस्कस, मगर फिर भी अगर we take into confidence, you know, basically the confidence you have to take in the sense basically stakeholders and also the politician. Why? Because so that the policy once it is framed, it is not changed. बदली करते रहते हैं। अगर कोई सरकार आ गई तो इधर चले जाओ, अपना करो इंडिजिनाइजेशन, उधर से लेना इधर से लेना, सो इसके वजह से भी डिले होती हैं। सो सारी चीज़ें ये डिले करती हैं और अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और व्हाट पर्टिकुलरली अभी जब हमारे इतने चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, चाइना हमारे सिर पर है, पाकिस्तान दूसरे पासे है, दूसरे पासे की जॉइंट ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इसलिए हमें तो अपनी शक्ति प्रदर्शन का अपना तभी होगा, हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, और जो भी कैटेगरी हमारे पास Su-30 है, हमारे पास अभी तेजस आ रहे हैं, राफेल 36 जो हैं वो आस्ता आस्ता आ गए हैं कुछ। तो ये ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम ले रहा है और टाइम लगेगा, पर इनको जो फेज आउट करना है, इनको सस्पेंड कीजिए, इनका यूज़ ना हो। देखिए वैसे तो एयर चीफ रिटायरमेंट टाइम के ऊपर तो धनोआ जी ने बोला था कि मैं तो 62 इयर्स एज में, मैंने देखिए 20 दिन पहले ये फ्लाई किया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी। वो तो ठीक है, हमारी जैसे गाड़ियाँ चलती हैं अभी चलाई जाते हैं, मेरे पास गाड़ी है 15 साल की हो गई, मैं चलाई जा रहा हूँ, तो ये बात नहीं है। बात ये होती है ना, कई दफ़ा ह्यूमन एरर भी हो जाती है, टेक्निकल फ्लॉज भी हो सकता है, मशीनरी आउट होती है, आफ्टर ऑल वियर एंड टियर बड़ा अफेक्ट करता है। तो ये बात नहीं है कि अगर एक ट्रेन पायलट उसके साथ कुछ नहीं हुआ दूसरे के, बट आफ्टर ऑल द विंग कमांडर विच वी लास्ट इज़ अ वेरी वेल ट्रेंड। सो द पॉइंट इज़ यही है कि भाई इनको जो एक दफ़ा फैसला हो गया तो इनको लागू करना चाहिए था, इनको दे शुड हैव बीन फेज्ड आउट इन ए फेज्ड मैनर। तो बिल्कुल ब्रिगेडियर कालो ने जैसे कहा कि शक्ति प्रदर्शन हर देश के लिए करना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि उनकी सैन्य रक्षा पे कोई भी आंच ना आए। बने रहे द समर न्यूज़ के साथ।